आप सबने देखा कि एक जन संवाद कार्यक्रम में एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरे दिन मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से अटपटाए हुए नजर आए, जिस तरीके से बौखलाए हुए नजर आए, उसके बाद उन्होंने नसीहत दी थी आम आदमी पार्टी को कि विपक्ष को अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखनी चाहिए, जन संवाद कार्यक्रम में आके अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। हम उनकी नसीहत को स्वीकार करते हैं। आज हम मीडिया के माध्यम से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इन सवालों का स्पष्ट तरीके से सरकार की तरफ से इसका फॉर्मल जवाब आएगा। नहीं आएगा तो महेंद्रगढ़ में फिर जा रहे हैं वो जन संवाद करने। हम अपने सवालों की श्रृंखला को वहां पर आगे बढ़ाएंगे। आज जिस मुद्दे के ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार का ऐसा नमूना है जैसा आपने शायद हरियाणा की पॉलिटिकल इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। इतना खुले रूप से और सीएम ऑफिस के इतने नजदीक हमने तो ऐसे भ्रष्टाचार का कभी कोई सबूत के साथ जो सामने हो किसी ने ऐसे किया हो कि लाइए मेरे नाम पे कुछ लिख दीजिए, ऐसा भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा। और ये महज एक शुरुआत है। आज से हम उस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें पिछले 8-9 सालों में जो इस सरकार ने प्रोपेगेंडा के माध्यम से एक छवि बना रखी है कि यहाँ खर्ची और पर्ची नहीं चलती, तो आज से हम उस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम इनका नकाब एक एक करके उतारेंगे और इस सरकार में शामिल एक एक व्यक्ति सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है वो हम जनता के सामने रखेंगे कि आपके हक का कितने करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने खाया है। इस श्रृंखला की शुरुआत हम आज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल ओएसडी हुआ करते थे नीरज दफ्तुआर जी, और बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे मैंने सुना। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो इस्तीफा क्यों दिया गया, कब दिया गया, जिस कार्यकाल में जितने दिन उन्होंने काम किया उसमें उन्होंने क्या गुल खिलाए, आज उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि सीएम साहब के आसपास इतने महत्वपूर्ण पदों पर तैनात व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए करोड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करें और उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को जानकारी है, नहीं है, उनको थी जानकारी, नहीं थी, एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सब सवाल मुख्यमंत्री जी के पाले में जाएंगे। लेकिन कितना ब्लेटेंट और खुला भ्रष्टाचार है उसका नमूना मैं आपके सामने रख रहा हूँ सिलसिलेवार तरीके से। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कब कब क्या क्या चीज़ें हुई। 22 फरवरी 2022 इस पूरे कांड की शुरुआत होती है जिसमें कि 22 फरवरी को ANA रियल लॉजिस्टिक के नाम से एक कंपनी रजिस्टर हुई। इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ लांबा और आशीष चंद्रा जी, और 22 मार्च को अपने बनने के ठीक 1 महीने बाद ये कंपनी झज्जर में 9 एकड़ जमीन खरीदती है। मैं एक एक करके इन सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं एक बार पहले सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ। 22 मार्च को अपने बनने के ठीक 1 महीने बाद ये कंपनी 5 करोड़ प्रति एकड़, जिसका मार्केट प्राइस आज के दिन में है, ऐसी 9 एकड़ ज़मीन खरीदती है। तो कितने की हुई? 45 करोड़ रुपए की ज़मीन। इनको वो 45 करोड़ रुपए की ज़मीन सिर्फ 2 करोड़ 73 लाख रुपए में मिल जाती है इस कंपनी को। बाकी का पैसा क्या वो भ्रष्टाचार का पैसा था, वो कैसे पे किया गया? क्योंकि बाकायदा एक कंपनी से वो ज़मीन खरीदी गई। अगर उस कंपनी ने इनको स्पेशल रिलैक्सेशन दिया तो किस आधार पे दिया, किस काम के बदले में दिया, उन सारी चीज़ों को स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन उससे भी अचरज की बात कि जब 22 मार्च 2022 को ये 45 करोड़ की ज़मीन 2.25 करोड़ रुपए में इस कंपनी ने खरीदी, उसके बाद इन्होंने उसके लिए CLU अप्लाई किया। हम पहले की सरकारों में सुनते थे कि CLU का कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते थे। इस सरकार ने उन सब को पीछे छोड़ दिया है। 15 अप्रैल 2022 को CLU अप्लाई किया गया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि उस वक्त नीरज जी अपने दफ्तर में थे, अपना काम कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी के बेहद करीब रह के अपना काम कर रहे थे। 15 अप्रैल 2022 को ये कंपनी CLU अप्लाई करती है 9 एकड़ ज़मीन के लिए। 19 दिन के अंदर, 12 वर्किंग डेज के अंदर इनको CLU मिल जाता है।
12 दिनों के अंदर इनको CLU मिल जाता है, 12 वर्किंग डेज के अंदर, बिजली की स्पीड से। लेकिन उससे भी अचरज की बात यह है कि जिस कंपनी ने अभी अभी 3.25 करोड़ रुपए देके जमीन खरीदी थी और उस पर वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे पूरी प्लानिंग के साथ, उस जमीन को उनको अचानक लगा कि पैसे की कमी हो गई है और उन्होंने CLU मिलने से ठीक 2 दिन पहले, 4 मई को CLU मिला है, 2 मई को इन्होंने ये कंपनी बेच दी, डायरेक्टर्स चेंज हो गए इस कंपनी के। आपको जान के हैरानी होगी कि इस बार 3.25 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 75 लाख में बिक गई और कम हो गई। बाकी का पैसा क्या रिश्वत के रूप में, क्या भ्रष्टाचार के रूप में डोनेट कर दिया गया जिनको बेची गई जमीन। और ये जान के आपको और भी आश्चर्य होगा, इतना खुला ब्लेटेंट भ्रष्टाचार आज तक हमने नहीं सुना कि जिसको ये कंपनी बेची गई 75 लाख रुपए में, वो कोई और नहीं, नीरज दफ्तवार जी की पत्नी और उनके बेटे हैं। उनको डायरेक्टर बनाया गया इस कंपनी में। और उससे भी अचरज की बात, इसको भी एक बार के लिए माना जाए कि भ्रष्टाचार करते हुए उनको अपीज करने के लिए, उनको ये रिश्वत देते हुए कम पैसे में बेची गई कंपनी। लेकिन जब ये पता लगता है कि ये सुनियोजित भ्रष्टाचार था और पहले दिन से, जिस दिन से ज़मीन खरीदी गई उस दिन से इस योजना को रचा गया था, तो और ज़्यादा हैरानी होती है कि CM ऑफिस में बैठ कर के कोई व्यक्ति इतने सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार कर सकता है। उसका पता लगता है इस कंपनी के नाम से। इस कंपनी का नाम है ANA रियल लॉजिस्टिक। A फॉर अनुपम जी, इनकी पत्नी, N फॉर नीरज जी जो साइलेंट पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टर नहीं बने वो, इसमें सीधे उनका नाम आता, और A फॉर आदित्य, इनके बेटे का नाम। यानी कंपनी बनाई किसी और व्यक्ति ने, लेकिन उसी दिन से ये साजिश रची गई थी कि किस तरीके से ये पैसा घुमा करके 45 करोड़ रुपए की रिश्वत, 45 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार 75 लाख रुपए का दिखा करके बाकी के 44 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। और हमारा सवाल ये भी है कि जिस काम के लिए ये 44 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में दिए गए, हमने तो सुना है कोई 8-10% का रेट चल रहा है इस सरकार में, तो इसका मतलब वो 450 करोड़ का काम तो होगा कोई जिसके लिए भ्रष्टाचार हुआ। तो हमारा सवाल ये भी है कि 450-500 करोड़ रुपए का कोई काम हुआ, क्या CM की नॉलेज में नहीं था वो काम? क्या CM दफ्तर में कोई भी काम 400-500 करोड़ रुपए का अलॉट हो जाता है और उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को, उनके अधिकारियों को पता नहीं चलता है? और अगर उनकी नॉलेज में था, चूंकि इसके तुरंत बाद ये सारा भ्रष्टाचार करके, और ऐसे पता नहीं कितने और मामले होंगे, ये सारा भ्रष्टाचार करके उसके बाद साफ सुथरे तरीके से इस्तीफा दे करके उनका बाहर निकल जाना, ये बताता है कि सुनियोजित तरीके से जब आपका काम पूरा हो गया तो उसके बाद आपको साफ सुथरा बाहर निकलने का रास्ता भी दिया गया।